हेलो बच्चों, कैसे हो? स्वागत है आपका हिंदी निवास में। मैं पद्मलता। आज हम बाल बसंत 3 में से 8वीं कक्षा प्रथम भाषा का पाठ पढ़ने जा रहे हैं, जिसका नाम है बस की यात्रा, जो हरिशंकर परसाई ने लिखी है। यह एक यात्रा वृत्तांत पाठ है। यात्रा वृत्तांत का मतलब होता है हम जहाँ भी यात्रा करने जाते हैं उस यात्रा का वर्णन को ही हम यात्रा वृत्तांत कहते हैं। तो यहाँ लेखक ने जो है बड़े ही व्यंग्यात्मक तरीके से जो लोग पैसों के खातिर लोगों के जान से खेलते हैं, टूटी फूटी खटारी बस को चलाते हैं, ऐसे लोगों के बारे में यहाँ पे लेखक ने बताया है। व्यंग का मतलब होता है ताना मारना, सटेर जिसे हम कहते हैं। यहाँ लेखक ने हंसते हंसते उन लोगों को ताना मारा है जो पैसों के खातिर, पैसे कमाने के खातिर ऐसी बसों को चलाते हैं जो सड़क पर चलने के काबिल नहीं है। ऐसी बस में लेखक की यात्रा कैसी रही, इसके बारे में लेखक ने यहाँ इस पाठ में वर्णन किया है। तो बच्चों, पाठ शुरू करने से पहले हरिशंकर परसाई के बारे में थोड़ी बहुत जानकारी ले लेते हैं। तो चलो पहले लेखक परिचय पढ़ते हैं। हरिशंकर परसाई हिंदी साहित्य जगत के कहानीकार के साथ साथ व्यंग्य रचनाकार भी है। इनका जन्म 22 अगस्त 1924 को मध्य प्रदेश के होशंगाबाद जिले के जमानी गांव में हुआ। एमए हिंदी में इन्होंने अपनी शिक्षा पूरी की और उनकी बहुत सारी रचनाएं हैं। उनमें से कुछ प्रमुख रचनाएं तट की खोज, नागफनी की कहानी, ज्वाला और जल आदि। इसके साथ साथ इन्होंने कुछ प्रसिद्ध हास्य व्यंग्य भी लिखे हैं, जिनमें से प्रेमचंद के फटे जूते, शिकायत मुझे भी है, भूत के पांव आदि। इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार, शिक्षा सम्मान पुरस्कार, शरद जोशी सम्मान पुरस्कार आदि पुरस्कार इन्हें मिले हैं। और 10 अगस्त 1995 में इनकी मृत्यु हुई। तो ये था हमारा लेखक परिचय बच्चों। तो चलो अब पाठ को हम विस्तार से पढ़ते हैं। हम 5 मित्रों ने तय किया कि शाम 4 बजे की बस से चले। पन्ना से इसी कंपनी की बस सतना के लिए घंटे भर बाद मिलती है, जो जबलपुर की ट्रेन मिला देती है। सुबह घर पहुंच जाएंगे। हम में से 2 को सुबह काम पर हाजिर होना था, इसीलिए वापसी का यही रास्ता अपनाना ज़रूरी था। लोगों ने सलाह दी कि समझदार आदमी इस शाम वाली बस से सफ़र नहीं करते। क्या रास्ते में डाकू मिलते हैं? नहीं, बस डाकिन है। बस को देखा तो श्रद्धा उमड़ पड़ी। खूब वयोवृद्धा थी, सदियों के अनुभव के निशान लिए हुई थी। लोग इसलिए इसे सफ़र नहीं करना चाहते थे कि वृद्धावस्था में इसे कष्ट होगा। यह बस पूजा की योग्य थी, उस पर सवार कैसे हुआ जा सकता है? पन्ना, सतना, ये जो है गाँवों के नाम हैं जो मध्य प्रदेश में हैं। तो लेखक के साथ जो है और 4 मित्र थे, और ये 5 मित्र जो है किसी काम के सिलसिले में जो है पन्ना गए हुए थे, और उन्हें पन्ना से जो है फिर जबलपुर जाने के लिए, क्योंकि लेखक और उनके 4 मित्र जो है जबलपुर में रहते थे, और जबलपुर जाने के लिए उन्हें ट्रेन पकड़नी थी, जो ट्रेन सतना से थी, और पन्ना से सतना जाने के लिए एक बस थी। 5 मित्रों ने तय किया कि हम शाम के समय इस कंपनी की बस से पन्ना से सतना चले जाएंगे, फिर सतना से ट्रेन में जबलपुर चले जाएंगे, क्योंकि इन 5 में से 2 लोगों को जो था सुबह फिर ऑफिस जाना था। लेकिन वहाँ के लोगों ने, पन्ना में जो लोग थे, उन्होंने सलाह दी कि शाम वाली बस से आप सफ़र मत करो। सफ़र मतलब ट्रैवल मत करो। बस जो थी बहुत ही पुरानी थी, और यहाँ लेखक ने उस बस की तुलना जो है एक बूढ़े आदमी से की है। वयोवृद्ध का मतलब बूढ़ा। जिस तरह हम बूढ़े लोगों को जो है कोई कष्ट नहीं देते, उनसे कोई काम नहीं करवाते, उसी तरह लेखक को जब बस को देखा लेखक ने, तो लेखक का भी मन नहीं करा कि उस बस में यात्रा करे, सफ़र करे। लेकिन
जबलपुर जाना ज़रूरी था और जबलपुर जाने के लिए उन्हें उसी बस से सतना तक के लिए जाना था। तो पांचों मित्रों ने तय कर लिया कि शाम के 4 बजे वो जो बस जाती है सतना के लिए, उसी बस में हम चले जाएंगे। बस कंपनी के एक हिस्सेदार भी उसी बस से जा रहे थे। हमने उनसे पूछा, यह बस चलती भी है? वह बोले, चलती क्यों नहीं है जी, अभी चलेगी। हमने कहा, वही तो हम देखना चाहते हैं, अपने आप चलती है यह? हाँ जी, और कैसे चलेगी? गजब हो गया, ऐसी बस अपने आप चलती है। हम आगा पीछा करने लगे। डॉक्टर मित्र ने कहा, डरो मत, चलो, बस अनुभवी है, नई नवेली बसों से ज़्यादा विश्वसनीय है, हमें बेटों की तरह प्यार से लेकर चलेगी। हम बैठ गए। जो छोड़ने आए थे वे इस तरह देख रहे थे कि जैसे अंतिम विदा दे रहे हैं। उनकी आंखें कह रही थी, आना जाना तो लगा ही रहता है, आया है सो जाएगा। राजा, रंग, फ़कीर, आदमी को कुछ करने के लिए एक निमित्त चाहिए। शाम वाली उस बस से इन लोगों के साथ साथ उस कंपनी के हिस्सेदार भी जा रहे थे। हिस्सेदार का मतलब होता है पार्टनर। उस बस कंपनी के जो एक पार्टनर थे वो भी इनके साथ ट्रैवल कर रहे थे। तो इन लोगों ने उस पार्टनर से पूछा कि क्या यह बस चलती है? तो उन्होंने कहा, अभी चलेगी, क्यों नहीं चलती। तो इन लोगों ने कहा कि यही तो हम देखना चाहते हैं, क्या यह बस अपने आप चलेगी? तो इन पांचों मित्रों में से एक ने कहा कि ये तो गज़ब की बात है, क्या ऐसी बस अपने आप चलती है क्या? गज़ब होना का मतलब अद्भुत होना, इट्स अमेजिंग। तो ये सभी जो है बस में बैठने के लिए झिझक रहे थे। तो इतने में उनमें से एक जो डॉक्टर मित्र थे उन्होंने कहा कि डरो मत, चलो बैठ जाओ बस में। बस जो है बहुत ही अनुभवी है। अनुभवी का मतलब एक्सपीरियंस। ये बस हमें अपने डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी कहकर डॉक्टर मित्र ने कहा, और ये पांचों जो है उस बस में बैठ गए। इन पांचों मित्रों को छोड़ने के लिए जो लोग आए थे वे लोग इन पांचों मित्रों को इस तरह देखने लगे जैसे उन्हें वे आखिरी बार देख रहे हो, शायद वे उन्हें दोबारा न देखे। इस तरह वे उन पांचों मित्रों को देखने लगे और ये सोचने लगे कि चाहे अमीर हो या गरीब, राजा हो या रंग, जो भी पैदा होता है उसे तो एक न एक दिन मरना ही पड़ता है, और मरने के लिए कुछ न कुछ कारण चाहिए। और इन पांचों मित्रों का मृत्यु का कारण ये बस है, क्योंकि उन लोगों को बिल्कुल विश्वास नहीं था ये बस उन्हें उनके डेस्टिनेशन तक पहुंचा देगी। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। इंजन सचमुच स्टार्ट हो गया, ऐसा जैसा सारी बस ही इंजन है और हम इंजन के भीतर बैठे हैं। कांच बहुत कम बचे थे, जो बचे थे उनसे हमें बचना था। हम फौरन खिड़की से दूर सरक गए। इंजन चल रहा था, हमें लग रहा था कि हमारी सीट के नीचे इंजन है। जैसे ही इंजन स्टार्ट हुआ तो ऐसे लग रहा था कि सारी बस ही इंजन है। मतलब इतनी बस की आवाज़ तेज थी कि ऐसा लग रहा था कि वे इंजन में ही बैठे हैं। और बस के जो मतलब खिड़कियाँ थी, विंडोज़ थी बस की, उसके कांच जो है आधे से ज़्यादा टूट गए थे, और जो भी कुछ बचे थे बस के हिलने से ऐसा लग रहा था कि वो बचे हुए कांच भी टूटकर गिर जाएंगे। इसलिए लेखक और उनके दोस्त जो है खिड़की से दूर हटकर बैठ गए, और लेखक को ऐसा लग रहा था कि उनकी सीट के नीचे ही इंजन है। इतनी भयानक आवाज़ निकल रही थी उस बस से। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। बस सचमुच चल पड़ी और हमें लगा कि यह गांधी जी के असहयोग और सविनय अवज्ञा आंदोलन के वक्त अवश्य जवान रही होगी। उसे ट्रेनिंग मिल चुकी थी। हर हिस्सा दूसरे से असहयोग कर रहा था। पूरी बस सविनय अवज्ञा आंदोलन की दौर से गुजर रही थी। सीट का बॉडी से असहयोग चल रहा था। कभी लगता था सीट बॉडी को छोड़कर आगे निकल गई है, कभी लगता था सीट को छोड़कर बॉडी आगे भागी जा रही है। 8-10 मील चलने पर सारे भेदभाव मिट गए। यह समझ में नहीं आ रहा था कि सीट पर हम बैठे हैं या सीट हम पर बैठी है। लेखक ने यहाँ प्राइवेट बस चलाने वाले जो लोग हैं उन लोगों का मजाक उड़ाया है, उन पर ताना मारा है।
लेखक ने इसके लिए यहाँ पे गांधी जी के असहयोग आंदोलन का उदाहरण दिया है। असहयोग आंदोलन का मतलब होता है नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट। तो जिस तरह असहयोग आंदोलन में कुछ लोगों ने गांधी जी का जिस तरह उस वक्त साथ नहीं दिया था, यहाँ इस बस का एक हिस्सा दूसरे हिस्से का साथ नहीं दे रही है कहकर लेखक बताते हैं। लेखक कहते हैं कि समझ में नहीं आ रहा है कि बस की जो पूरी बॉडी है वह सीट को छोड़कर आगे जा रही है या सीट बस के बॉडी को छोड़कर आगे जा रही है, कुछ समझ नहीं आ रहा। ऐसे तैसे कर कर बस जो है एक 8-10 किलोमीटर चली जाती है और लेखक कहते हैं कि बस की सीट इतने कमज़ोर थे, इतने हिलते थे, ऐसा लग रहा था कि हम सीट पर नहीं बैठे हैं बल्कि सीट हम पर बैठी है। एकाएक बस रुक गई। मालूम हुआ कि पेट्रोल की टंकी में छेद हो गया है। ड्राइवर ने बाल्टी में पेट्रोल निकालकर उसे बगल में रखा और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। अब मैं उम्मीद कर रहा था कि थोड़ी देर बाद बस कंपनी के हिस्सेदार इंजन को निकालकर गोद में रख लेंगे और उसे नली से पेट्रोल पिलाएंगी। 8-10 मील जाने के बाद जो है बस एकाएक रुक जाती है तो उन्हें पता चलता है कि पेट्रोल की जो टंकी है उसमें छेद हो गया है, होल हो गया है। छेद का मतलब होल। ड्राइवर ने बाल्टी यानी बकेट में पेट्रोल निकालकर उसे अपने पास रखा, बगल का मतलब होता है पास, और नली डालकर इंजन में भेजने लगा। नली का मतलब होता है पाइप। तो बाल्टी में से पाइप लगाकर वह इंजन में भेजने लगा। और पता है बच्चों, यह पूरा सीन, यह पूरा नज़ारा लेखक को कैसा लगता है? जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को गोदी में लेकर जिस तरह दूध पिलाती है, उसी तरह उस कंपनी के पार्टनर भी उस इंजन को निकालकर अपने गोद में रख लेंगे और उस पाइप के द्वारा उसे पेट्रोल पिलाएंगे। लेखक और उनके मित्र कुछ ही दूर आए थे कि उन्हें इस तरह की मुसीबतों का सामना करना पड़ा। तो आगे चलकर देखते हैं कि लेखक और उनके मित्रों ने किन किन मुसीबतों का सामना किया। बस की रफ्तार अब 15-20 मील हो गई थी। मुझे उसके किसी हिस्से पर भरोसा नहीं था। ब्रेक फेल हो सकता है, स्टीयरिंग टूट सकता है। प्रकृति के दृश्य बहुत लुभावने थे। दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे जिन पर पक्षी बैठे थे। मैं हर पेड़ को अपना दुश्मन समझ रहा था। जो भी पेड़ आता, डर लगता था कि इससे बस टकराएगी। वह निकल जाता तो दूसरे पेड़ का इंतज़ार करता। झील दिखती तो सोचता कि इसमें बस गोता लगा जाएगी। रफ्तार माने स्पीड। अब बस जो है 15 से 20 मील स्पीड से जा रही थी। लेखक को बस के किसी भी हिस्से पर, हिस्सा यानी पार्ट, बस के किसी पार्ट पर भरोसा नहीं था। लेखक सोच रहे थे कि न जाने कब ब्रेक फेल हो जाए, न जाने कब स्टीयरिंग टूट जाए। इस तरह की सोच में लेखक थे। और जो प्रकृति का नज़ारा था, जो नेचर था, बहुत ही लुभावना था। लुभावना मतलब आकर्षक था। रास्ते के दोनों तरफ हरे भरे पेड़ थे और उस पेड़ पर जो है पक्षी बैठे हुए थे। अगर लेखक उस टूटे फूटे बस में अगर नहीं बैठे होते तो ज़रूर उस प्रकृति का आनंद लेते, लेकिन उस वक्त जो है वे उस प्रकृति का आनंद लेने में नहीं थे। उन्हें अब वह पेड़ जो है दुश्मन नज़र आ रहे थे, क्योंकि लेखक सोच रहे थे कि न जाने कब यह बस जो है उस पेड़ को टकरा जाएगी। क्यों? बस जो है सीधा नहीं चल रही थी, आड़े टेढ़े चल रही थी। और लेखक सोच रहे थे कि न जाने कब वह पेड़ से टकरा जाए। इसलिए पेड़ आते ही लेखक डर जाते थे और वह पेड़ जाने के बाद फिर दूसरा पेड़ का इंतज़ार करते कि न जाने और कोई पेड़ आए और फिर यह बस न जाने उसे टकरा जाए। रास्ते में उन्हें झील नज़र आई। झील का मतलब होता है लेक, जिसे हम कहते हैं। तो झील को देखते ही लेखक को लगा कि न जाने अब यह झील में डूब जाएगी। गोता लगाना मतलब डूब जाना। यह बस उस झील में डूब जाएगी। एकाएक फिर बस रुकी। ड्राइवर ने तरह तरह की तरकीबें की पर वह चली नहीं। सविनय अवज्ञा आंदोलन शुरू हो गया। कंपनी के हिस्सेदार कह रहे थे, बस तो फर्स्ट क्लास है जी, यह तो इत्तेफाक की बात है। थोड़ी दूर चली जाने के बाद बस फिर रुक गई।
ड्राइवर ने तरह तरह के तरकीबें आजमाए। तरकीब का मतलब होता है उपाय, जिसे हम ट्रिक्स कहते हैं। लेकिन कितने भी उपाय किए फिर भी बस नहीं चली। तो कंपनी के जो पार्टनर बैठे थे वहाँ पे, उन्होंने कहा कि बस तो एकदम फर्स्ट क्लास है, ये तो इत्तेफाक की बात है कि बस रुक गई। इत्तेफाक का मतलब होता है कोइंसिडेंस। क्षीण चांदनी में वृक्षों की छाया के नीचे वह बस बड़ी दयनीय लग रही थी। लगता जैसे कोई वृद्धा थक कर बैठ गई हो। हमें ग्लानि हो रही थी कि बेचारी पर लद कर हम चले आ रहे हैं। अगर इसका प्राणांत हो गया तो इस बियाबान में हमें इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। चांदनी भी इतनी ज़्यादा फैली हुई नहीं थी। उस चांदनी रात में उस पेड़ के नीचे उस बस की स्थिति जो है बहुत ही दयनीय लग रही थी। दयनीय का मतलब होता है करुण, बहुत ही करुण लग रही थी। और लेखक को इस बात की ग्लानि हो रही थी। ग्लानि माने दुख। लेखक को इस बात का दुख हो रहा था कि हम खामखा इस बेचारी बस पर लद कर चले आए, मतलब इस खटारी बस में बैठकर आए हैं। इस बात का उन्हें दुख हो रहा था। और लेखक सोच रहे थे कि अगर इसका प्राणांत हो गया, प्राणांत होना मतलब मर जाना, मतलब यह बस अगर पूरी बंद पड़ गई, अगर बिल्कुल भी नहीं चली, तो इस जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। बियाबान का मतलब होता है जंगल। तो इस जंगल में इसकी अंत्येष्टि करनी पड़ेगी। अंत्येष्टि का मतलब होता है अंतिम संस्कार। जिस तरह आदमी की मृत्यु हो जाने के बाद हम उसका अंतिम संस्कार करते हैं, उसी तरह इस जंगल में इस बस का भी हमें अंतिम संस्कार करना पड़ेगा, कहकर लेखक सोचते हैं। हिस्सेदार साहब ने इंजन खोला और कुछ सुधारा। बस आगे चली। उसकी चाल और कम हो गई थी। तो कंपनी के जो पार्टनर थे, उन्होंने उस बस के इंजन को खोलकर कुछ रिपेयर किया और फिर बस शुरू हो गई। पहले ही बस की स्पीड थी 15 से 20 किलोमीटर, और बस फिर रिपेयर करने के बाद जब शुरू हो गई तो स्पीड और भी कम हो गई। चलो बच्चों, अगला पैराग्राफ पढ़ते हैं। धीरे धीरे वृद्धा की आंखों की ज्योति जाने लगी। चांदनी में रास्ता टटोलकर वह रेंग रही थी। आगे या पीछे से कोई गाड़ी आती दिखती तो वह एकदम किनारे खड़ी हो जाती और कहती, निकल जाओ बेटी, अपनी तो वह उम्र ही नहीं रही। बस तो शुरू हो गई, लेकिन बस की जो लाइटिंग थी वो बहुत ही कम हो गई थी, और वह इतनी धीरे चल रही थी, इतनी स्लो जा रही थी बस, कि शायद उस बस के पास से अगर आदमी भी चलने लगे तो वह शायद तेज चलता हो। बस इतनी स्लो चल रही थी, और एक आध गाड़ी कोई अगर सामने से आती दिखाई देती है तो वह बस जो है एकदम किनारे खड़ी हो जाती, और वह व्हीकिल, वह सामने वाले जो भी व्हीकिल आए उस व्हीकिल का जाने का इंतज़ार करती। एक पुलिया के ऊपर पहुंचे ही थे कि एक टायर फिस करके बैठ गया। वह बहुत जोर से हिलकर थम गई। अगर स्पीड में होती तो उछलकर नाले में गिर जाती। मैंने उस कंपनी के हिस्सेदार की तरफ पहली बार श्रद्धाभाव से देखा। वह टायरों की हालत जानते हैं, फिर भी जान हथेली पर लेकर इस बस से सफ़र कर रहे हैं। उत्सर्ग की ऐसी भावना दुर्लभ है। सोचा, इस आदमी के साहस और बलिदान की भावना का सही उपयोग नहीं हो रहा है। इसे तो किसी क्रांतिकारी आंदोलन का नेता होना चाहिए। अगर बस नाले में गिर जाती और हम सब मर जाते तो देवता बाहें पसार कर उसका इंतजार करते और कहते, वह महान आदमी आ रहा है जिसने एक टायर के लिए प्राण दे दिए। मर गया पर टायर नहीं बदला। बस जो है एक पुल पर पहुंचते ही बस का टायर पंचर हो गया। पुल का मतलब ब्रिज। तो ब्रिज पर आते ही बस का एक टायर पंचर हो गया और बस इतने जोर से हिलकर एकदम रुक गई। बस स्लो थी। अगर बस स्पीड में होती तो वह बस उछलकर उस ब्रिज के ऊपर से नीचे गिर जाती। तो लेखक कहते हैं कि मैंने पहली बार इस कंपनी के जो पार्टनर थे उनकी ओर मैंने बहुत ही श्रद्धा भाव से देखा, क्योंकि कंपनी के पार्टनर को उस बस के टायर की हालत मालूम थी, फिर भी वे अपनी जान जोखिम में डाले इस बस से सफ़र कर रहे थे। और लेखक कहते हैं कि उत्सर्ग की ऐसी भावना बहुत ही दुर्लभ है। उत्सर्ग का मतलब होता है त्याग। तो त्याग की जो भावना है ऐसी बहुत ही दुर्लभ है।
इस हिस्सेदार को किसी क्रांतिकारी आंदोलन का लीडर होना चाहिए था। अगर यह त्याग की भावना, यह बलिदान की भावना अगर ये वहाँ दिखाते तो इससे ज़्यादा अच्छा होता। और लेखक कहते हैं अगर बस नाले में गिर जाती तो हम सब मर जाते, और भगवान जो है बाहें पसार कर हमारा इंतज़ार करते और कहते कि ये वह महान आदमी है। मतलब उस पार्टनर को देखकर भगवान कहते कि ये वह बहुत ही महान है जो एक टायर के लिए उसने अपने प्राण दे दिए, लेकिन टायर नहीं बदला। चलो बच्चों, लास्ट पैराग्राफ पढ़ लेते हैं। दूसरा घिसा टायर लगाकर बस फिर चली। अब हमने वक्त पर पन्ना पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। पन्ना क्या, कहीं भी कभी भी पहुंचने की उम्मीद छोड़ दी थी। लगता था जिंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक को प्रयाण कर जाना है। इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल नहीं है। हमारी बेताबी तनाव खत्म हो गए। हम बड़े इत्मीनान से घर की तरह बैठ गए। चिंता जाती रही, हंसी मजाक चालू हो गया। टायर के पंचर होते ही ड्राइवर ने क्या किया, दूसरी स्टेपनी लगा दी, और जो स्टेपनी का जो टायर था वो भी घिसा हुआ था, और फिर बस वहाँ से निकल पड़ी। तो लेखक ने जो है पन्ना पहुँचने की उम्मीद ही छोड़ दी थी। पन्ना कभी पहुँचेंगे ही नहीं कहकर लेखक ने और उनके दोस्तों ने समझ लिया, और उन्होंने सोचा कि पन्ना क्या, कभी भी कहीं भी पहुंचने की उन्होंने उम्मीद छोड़ दी। और उन्हें ऐसा लगता था कि ज़िंदगी इसी बस में गुजारनी है और इससे सीधे उस लोक का प्रयाण कर जाना है। मतलब उस लोक का मतलब मृत्यु लोक का, और इस पृथ्वी पर उसकी कोई मंजिल ही नहीं है। मंजिल का मतलब होता है डेस्टिनेशन। लेखक और उसके दोस्त सोचते हैं कि हमें तो अब इस बस से जो है सीधे उस मृत्यु लोक तक ही जाना है, पृथ्वी पर हमारा कोई डेस्टिनेशन नहीं है। तो क्यों हम खामखा टेंशन ले, क्यों हम तनाव में रहे, कहकर उन्होंने अपना पूरा टेंशन छोड़ दिया और बड़े आराम से जो है उस बस में बैठकर हंसी मजाक करना शुरू कर दिया। और इस तरह लेखक ने अपने बस की यात्रा का वृत्तांत यहाँ पे बताया है। तो बच्चों, आशा करती हूँ हरिशंकर परसाई की लिखी बस की यात्रा कहानी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। अगर आपको पाठ समझ आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों से भी सब्सक्राइब करवाइए। फिर नए टॉपिक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद।